नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था पहले हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। इवनिंग शिफ्ट का कल सुबह सुबह आपको मिल जाएगा। तो इस पेपर के अंदर जो आपके जीएस का जो पोर्शन था ना, जिसमें आपके साइंस करंट अफेयर जो पूछी गई थी, सिर्फ वो क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। वहां पर जाने के बाद आप खुद इस पेपर को खुद भी देख लेना। तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। हम इसका जीएस का पोर्शन सोल्व करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वह व्यक्ति था जिसका नाम देव नाम पियदस्सी भी था? तो इस नाम से किसको जाना जाता था? किसको? तो सम्राट अशोक को। तो मौर्य सम्राट अशोक को इस नाम से जाना जाता था, सम्राट अशोक। देखो, मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य को बनाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद इसका बेटा आता है कौन? बिंदुसार। और इस बिंदुसार के बाद इसका बिंदुसार का बेटा जो होता है वो सम्राट अशोक होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। और अशोक की जब बात की जाए ना, तो इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट ये होता है कि अशोक कब राजा बना? 269 बीसी के अंदर ये राजा बना था। इसका राज्याभिषेक हुआ, गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर बैठने के 8वें साल 261 बीसी के अंदर इसने युद्ध लड़ा था। जो युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध लड़ा गया 261 बीसी के अंदर। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन कर लिया और इसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया। कलिंग युद्ध पूछा जाता है 261 बीसी के अंदर जो है कलिंग युद्ध था। और इसके बाद अशोक ने कौन सा? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, कलिंग की बात की गई, कलिंग से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलिंग आपका कहां पर पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। और इस कलिंग से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को प्राइज देती है, कलिंग अवार्ड जो दिया जाता है किस क्षेत्र में? साइंस के फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? तो संगमरमर, यानी कि बिल्कुल आप बता सकते हो राइट आंसर। जो ताजमहल जो बनाया गया था व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, संगमरमर सफेद संगमरमर से आपका बना हुआ है। तो ये शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शाहजहां की बात की जाए तो ये शासक कब बना? 1627 से लेकर 57 तक ये रहा था। और 1657-58 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये देखना, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया? कॉपर का ताम्रपाषाण युग के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? बौद्ध संगीति आपकी 4 हुई, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछे पहली आपकी जो बौद्ध संगीति हुई कहां पर हुई? राजगिरी के अंदर हुई। कब? आपकी 483 बीसी के अंदर, राजगिरी के अंदर। और इस समय जो शासक था वो कौन था? अजातशत्रु था, अजातशत्रु। तो ये राजगिरिया के अंदर हुई, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे इसके बाद सेकंड पूछे जो कि 383 बीसी के आसपास हुई थी, ये सेकंड हुई वैशाली के अंदर। और इस समय जो शासक था ना वो कौन था? कालाशोक जो है, कालाशोक वो इस समय शासक था। अगर थर्ड के बारे में पूछे जो कि कहां पर? पाटलिपुत्र के अंदर जब आपकी थर्ड हुई। और इस समय शासक था कौन? अशोक। और चौथी अगर आपसे पूछ ली जो कि कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी और उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। ठीक है, ये शासक याद करना आसान है क्योंकि देखो, अजातशत्रु का ए, कालाशोक का के, अशोक का ए के, यानी ए के। इससे आप याद रख लेना, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 थे। और पहली राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन के अंदर 4 आपकी बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राज्य किया था? दांडी मार्च जो कि आपकी शुरू होता है कब? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों ने जो नमक पर प्रतिबंध लगाया था उस कानून को तोड़ने के लिए यहाँ पर एक दांडी यात्रा शुरू की जाती है अपने 78 अनुयायियों के साथ। और इसके अंदर जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, इन्होंने इनको प्रोत्साहित किया कि इस आंदोलन के अंदर आप पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी उतना इन्वॉल्व कीजिए ताकि ये जो आपका आंदोलन है अच्छे तरीके से चल सके। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। ये कब पहुंचते हैं? 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। और वहां पर नमक बनाकर एक आंदोलन शुरू किया जाता है जिसका नाम रखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न में से किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपकी स्थापना हुई थी मुगल सम्राट के टाइम पे, यानी मुगलों का शासक था। आप सभी को पता है भारत के अंदर मुगल जो आए थे 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी उस समय भारत के अंदर इनकी एंट्री होती है। और 1857 का जो युद्ध हुआ, क्रांति जो हुई 1857 की, उसके बाद यहाँ पे मुगलों का अंत हो जाता है। कुल मिला के इस बीच में ही यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी। और अगर आपसे ये पूछे कि पहली बार जो है वो कौन आया था, अंग्रेज जो आया था, वो आया था जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस जो आया था 1609 के अंदर, जहांगीर के टाइम में। और जहांगीर से ही परमिशन ली गई थी जो आपकी फैक्ट्री बनाने के लिए। पहली फैक्ट्री जो आपकी बनाएगी वो 1611 के अंदर मसूलीपट्टनम के अंदर बनाई गई थी। तो मुगल सम्राट, ऑप्शन नंबर डी।
भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन जो 1951 के अंदर विनोबा भावे के द्वारा इसको शुरू किया गया, यानी भूमि दान करने से संबंधित ये आंदोलन था स्वतंत्रता के बाद। और जो आपसे ये पूछे कि पहला जो संविधान संशोधन आपका जो था ना भारत के अंदर, पहला संविधान संशोधन वो आपका किससे जुड़ा हुआ था? इसी आपका भूदान से संबंधित हो जाएगा। विनोबा भावे जो है ये इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? इनको भारत रत्न भी दिया गया 1983 के अंदर। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया है विनोबा भावे को। और आपको पता है जो विनोबा भावे जो है इनके साथ हरियाणा से संबंधित थे कौन? भाई परमानंद जो है वो भी इनके साथ ये जो आपके भूदान आंदोलन के अंदर उन्होंने भी भाग लिया था। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने कहा था? ये जो चलो दिल्ली का नारा था ना 1943 के अंदर, जब आपके कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर में थे वहां से इन्होंने संबोधित किया था चलो दिल्ली। तो ये चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसके अलावा इनका एक और नारा जो कि इंपॉर्टेंट है, जय हिंद किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा किसका है? ये भी सुभाष चंद्र बोस का जो है वो रहेगा। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद इनका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्न में से किस क्रांति के साथ हुई? तो कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फ्रांसीसी क्रांति जो कि कब हुई? 1789, ठीक है, 1789 में आपकी फ्रांसीसी क्रांति जो है वो हुई थी। सरकार के निम्न में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बंबई सिंध प्रांत, पहले इसका एक ही नाम हुआ करता था बॉम्बे सिंध प्रोविंस, तो इसका जो अलग किया गया ना वो किया गया 1936 के अंदर। और कौन सा अधिनियम लगाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बंबई से सिंध प्रांत का अलग जो है वो कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य यानी जीएमटी, जीएमटी आपका क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जीएमटी जो कि भारत का कितना आगे है? 5.5 घंटे इससे आगे है। आज का एग्जाम है और ये देख लेना कि हमने इनसे इस पेपर में से कितने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हम जीके और अपना स्टैटिक जीके अपनी साथ में वर्ल्ड जीके की जो क्लास की थी उसके अंदर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 5.5 घंटे जो है वो आपका टाइम हो जाएगा आगे भारतीय मानक समय जो है। और अगर आपसे ये पूछे जीएमटी ये आपकी कहाँ से, तो ये ग्रीनविच जो है ना ये लंदन के अंदर है, जहां से आपका जो मानक समय की एक जो निर्धारित की गई है वो ग्रीनविच जो है वो आपका लंदन के अंदर है। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा टाइम जोन अगर आपसे पूछ ले किस देश के अंदर है, रूस के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो टाइम जोन हो जाएंगे। निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, खनिज औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर, या बोल सकते हो 8,850 मीटर भी आपको मिलेगी कई जगह पे, क्योंकि पहले इसकी 48 थी, अभी धीरे धीरे इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री पर है। वैसे तिब्बत आपको पता है चीन का ही हिस्सा है अभी हाल ही में, तो नेपाल और चीन के अंदर है, जिसमें नेपाल में जो है ना इसको क्या बोला जाता है? नेपाल में इसका नाम जो है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से बोला जाता है। और वहीं पे चीन में या बोल सकते हो तिब्बत, जो कि चीन ने इसको हथिया लिया था, इसीलिए चीन को क्या बोलते हैं? ड्रैगन बोलते हैं। तो ये तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? जैसे चाइनीज आपके नाम होते उसी तरह से चोमोलुंगमा बोला जाता है किसको? माउंट एवरेस्ट को, चीन के अंदर या तिब्बत के अंदर। निम्न में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण? अक्टूबर के अंदर जो गर्मी होती है वो होती है एब्सेंस ऑफ रेन, जो बारिश जो उसकी कमी की वजह से, उसके साथ ही जो टेम्परेचर हाई और उसकी वजह से हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता ज्यादा होती है, हाई टेम्परेचर होता है उसकी वजह से। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर जो आपके जो मेजोरिटी ऑफ एक्टिविटी जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर से होती है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो आपका कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है? हरित क्रांति जिसकी शुरुआत जो पूछी जाती है 1966-67 के अंदर जो है हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। लेकिन अगर भारत में पूछ ले किसको बोला जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक जो है वो बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक बोलते हैं? तो बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और हुगली जो कोलकाता जो किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी गई? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं जो है ना वो जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग जो बनाया गया था, उसके बाद यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। सबसे पहले थी 51 से लेकर 56 तक, दूसरी थी 56 से लेकर 61 तक। ये पंचवर्षीय योजना अगर पूछ ले, पहली आपकी किस पर बेस्ड थी? हेरड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। सेकंड आपकी महालनोबिस
महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। तो ये आपकी अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो हो जाएगी। और अंतिम जो लास्ट आपकी पंचवर्षीय योजना थी ना वो कौन सी थी, 2012 से लेकर 2017 तक अंतिम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो भारत की जो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है इंडिया की, उसके अंदर आपके उपराष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी। तो जो राज्यों के स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर जो है वो इसके अंदर नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड। और इसके साथ ही देखो अभी हाल ही में आपके उपराष्ट्रपति नए बने हैं। इससे पहले देखो आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है, एक तो राष्ट्रपति का, एक उपराष्ट्रपति का और एक पीएम का, है ना, तीनों के। अब देखो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल देखो बिल्कुल आसान, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 जो है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति का कैसे याद रखोगे, इसके अंदर 11 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 63। तो आर्टिकल 63 जो वो रहेगा उपराष्ट्रपति से संबंधित। और पीएम यानी मंत्रिपरिषद पीएम से जुड़ा हुआ, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष आपका पीएम होता है और इसमें 11 जोड़ दो 74, ये आपका इससे जुड़ा हुआ हो जाएगा। अभी हाल ही में आपके नए राष्ट्रपति बने हैं कौन, 15वें नंबर की है द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पहली आदिवासी महिला बनी है जो कि राष्ट्रपति के पद पर चुनी गई है। और इसके साथ ही जो स्वतंत्रता के बाद यानी आजाद भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति महिला के तौर पर दूसरी थी, पहली कौन थी, प्रतिभा पाटिल, और ये सेकंड नंबर की महिला हो जाएगी। और वहीं पे उपराष्ट्रपति नए चुने गए जगदीप धनखड़। निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक वो बैंक जिनके अंदर हम अपने पैसे जमा करवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, वो वाला। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिडबी। सिडबी जो है वो आपका कौन सा, SIDBI। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1990 के अंदर। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहाँ पे, लखनऊ के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और ये एक कमर्शियल बैंक नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट दिया गया, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने के लिए स्थापित किया गया। तो वो वैधानिक निगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे निम्न में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट स्थापित करने का अधिकार है। तो वो तो संसद को ही है ना, संसद किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल आपका 79 जो वो संसद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 80 आपका राज्यसभा और 81 आपका लोकसभा से। इसके बाद निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल हो जाएगा 124, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और इसके साथ ही अभी हाल ही में अगर पूछा जाए इसके आपके चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49वें नंबर के हैं जो कि कौन है, यू ललित है। और अभी इनका नवंबर के अंदर कार्यकाल खत्म होगा। उसके बाद 50वें नंबर के जो बनेंगे वो बनेंगे चंद्रचूड़ जो है 50वें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, बिल्कुल किसके पास होगी, तो ये सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के पास। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास देखो आर्टिकल आपका 32 जो है, रिट जारी करने की पावर किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। 5 तरह के रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो रिट जारी करने की पावर, ये मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए है। तो इसका कौन सा बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या आप कह सकते हो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ये आपके जिसकी स्थापना 1993 के अंदर होती है, 12 अक्टूबर 1993। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। और इसके अभी करंट में एग्जीक्यूटिव अरुण मिश्रा है। और ये किसके अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और अभी हाल ही में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जो है अभी हाल ही में गृह मंत्री जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है कि निमोनिया मानव के किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया जो होता है ना वो किसकी वजह से होता है, पहली बात ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया से आपके कौन कौन से रोग होते हैं, निमोनिया हो गया आपका, टाइफाइड, हेजा, प्लेग, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से होते हैं। और ये किसको, फेफड़ों को, लंग्स को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछे पीलिया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, ये किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, आपका क्या बोलते हैं, जॉन्डिस या पीलिया जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वनस्पतिक रेशा नहीं है, एक प्लांट फाइबर जो वो नहीं है। तो इसके अंदर देखो नाइलॉन, नाइलॉन क्या है, एक कृत्रिम रेशा है जिसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो ये आपका नाइलॉन, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन देखो आज की क्लास के अंदर हमने किया था, जो हम डेली क्लास साइंस और जीके की करते हैं। तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है, यानी तारों का जो कलर जो यानी कलर ऑफ द स्टार डिपेंड अपॉन द विच ऑफ द फॉलोइंग, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि तारों का जो टेम्परेचर जो है वो क्या है। अगर लाल रंग का तारा होगा मतलब वो ठंडा है, उसका टेम्परेचर कम है। अगर नीले रंग का होगा तो वो गर्म तारा जो है उसको बोला जाता है। आज की क्लास के अंदर हमने किया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है।
निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस हो जाएगी? तो वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हो जाएगी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और अगर आपसे ये पूछ ले कि मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है ग्लोबल वार्मिंग में, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेजोरिटी जो है किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। और इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब आपका क्या हो जाएगा? जो टेम्परेचर का इंक्रीज होना है ना अपने इन्वायरमेंट के अंदर, वो होता है ग्लोबल वार्मिंग, इसमें ग्रीन हाउस गैसेज। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों है, अगर आपको याद होगा जैसे सूरज जो उसके सबसे पहले जो कौन आता है? बुध आता है, उसके बाद शुक्र ग्रह आता है ना, उसके बाद बुध शुक्र। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि जब सूर्य के नजदीक में आपका बुध है, लेकिन जब क्वेश्चन बनता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है, सबसे गर्म शुक्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इससे भी आप याद रख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है, मेजर गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बाकी एक बार ना इसको पीडीएफ को लेकर आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेना, जो मैथ और जो है बाकी। देखो पादप कोशिका, जो प्लांट सेल जो उसकी आपकी वाल जो प्लांट पादप कोशिका भित्ति किसकी? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया है यहाँ पे 76। तो 76 देखो, निम्न में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? अभी हाल ही में जो आपका युद्ध चल रहा था, किसका? रूस का और यूक्रेन का, उसको देखकर यहाँ पर चीन ने भी ताइवान को अपनी फोर्स दिखाने के लिए यहाँ पर अपना क्या किया था? सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। चीन ही कर सकता है ये काम। ऑप्शन नंबर बी। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। अगर देखा जाए भारत के अंदर सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत जो है वो कोलकाता के अंदर होती है, और पहली अंडर वाटर जो रेल है, मेट्रो है, उसका भी उद्घाटन कहाँ पे? कोलकाता के अंदर हुआ। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता, और पहली मेट्रो का पूछे तब भी कोलकाता जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल के द्वारा किया गया। इजराइल की राजधानी पूछ ले, जेरूसलम जो है वो इजराइल की राजधानी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है वो लॉन्च किया? तो ये कहां पर? गुजरात के गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर जो है इसको लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी। और ये सारे करंट अफेयर ना अभी लेटेस्ट के हैं, अभी इसी साल के शुरू के 2022 के। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो इसको शुरुआत की गई थी। इसके बाद भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नाम से एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, जो कि अगस्त 2022 के अंदर हो जाएगा स्काईलाइट के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाँ जुलाई के लास्ट में और अगस्त के स्टार्टिंग की बात है ये। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? आकाशा एयर जो ये मुंबई से अहमदाबाद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य है भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला हर घर जल वाला जो राज्य वो बनेगा गोवा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछ ले वो गोवा हो जाएगा। केरल के बारे में अगर आपसे पूछे कि जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर लगभग 100% के आसपास मानी जाती है केरल के अंदर साक्षरता दर, गोवा जो है वो आपका हर घर जल में सबसे पहला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यहाँ पर देखो म्यांमार, मालदीव, चीन। तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। और इसके साथ ही देखो अगर पूछे भारत का सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा बाउंड्री जो वो बनाता है बांग्लादेश के साथ। निम्न में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की? तो ये कौन सा? IIT मद्रास, जो कि तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया चंडीगढ़ के अंदर? तो ये किया गया अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसका जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए 30 जुलाई 2022 का करंट अफेयर रहेगा। नेक्स्ट देखो, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु। देखो लोकसभा, इसके बाद आपका राज्यसभा। लोकसभा में जो आयु होती है ना वो 25 वर्ष होती है, राज्यसभा में जो होती है वो 30 वर्ष होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा का 6 साल का। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की एज कितनी होती है? 35 वर्ष।
उनकी जो पद धारण करने की न्यूनतम एज 35 वर्ष। लेकिन वहीं पे प्रधानमंत्री की पूछ ले तो कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में प्रावधान दिया गया कि प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का, इनमें से एक का सदस्य होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए न्यूनतम आयु लोकसभा की काउंट हो जाएगी 25 वर्ष प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट, और बाकी वोट डालने की उम्र जो कि पहले कितनी 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष है। कब किया गया, 61वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1989, उसके तहत जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है कब, 22 मई को मनाया जाता है। और इस साल की अगर थीम आपसे पूछ ले तो बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये इस साल की थीम हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर के दिन आज आपका कौन सा वर्ल्ड स्टूडेंट डे है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी आपका कौन सा विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो उनकी याद में आज के दिन आपका स्टूडेंट डे, छात्र दिवस जो वो मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा आइलैंड पूछा गया, भारत के अंदर असम के अंदर है। भारत के असम के अंदर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो बनाती है माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। निम्न में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? हंगरी एक देश है जिसकी कैपिटल अगर आपसे पूछ ले बुडापेस्ट जो इसकी कैपिटल हो जाएगी, और इसकी जो करेंसी पूछी गई है हंगेरियन फोरेंट, फोरेंट जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट देखो 92 यहाँ पे कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड, ये पुस्तक जब वो लिखी गई किसके द्वारा, तो वो लिखी गई किसके, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। और स्वामी विवेकानंद, इनकी याद में 12 जनवरी को हम दिन मनाते हैं, कौन सा दिन मनाते हैं, नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। और स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, आपसे पूछा गया बहुत बार, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो की गई स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने क्यों की, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो है वो गुरु हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद के, इसीलिए उनकी याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 के अंदर। UNFCCC, इसका जो है अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके साथ ही इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो हेडक्वार्टर हो जाएगा बोन, जर्मनी के अंदर, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट, नौटंकी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। और वहीं पे शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछ ले, कथक जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो वो आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। केरल का कौन सा है, मोहिनी अट्टम, और कौन सा, कथकली, ये दोनों के दोनों केरल के जो है वो रहेंगे शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया देखो, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। जो भारत के आजाद होने के बाद, जो स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर एक जो पर्सन थे जिनका नाम था श्री रामुलु, उन्होंने आमरण अनशन किया था और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है और बाद में भारत का पहला राज्य जो बनता है वो आंध्र प्रदेश बनता है, जो भाषा के आधार पर इसको बनाया गया था। और कब बनाया गया इसको, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो उसका गठन किया जाता है। लेकिन बाद में जब आपका राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था ना 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद जो संयुक्त आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है, यानी इसका पुनर्गठन होता है आंध्र प्रदेश का 1 नवंबर 1956। लेकिन 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहले इसको भाषा के आधार पर अलग किया जाता है। ठीक है, आगे इसके बाद अपना जो रह गया 95, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? IOC, इसका जो है वो ल्यूसाने के अंदर है। ल्यूसाने यानी कि स्विट्जरलैंड, ल्यूसाने, तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर जो इसका आपका मुख्यालय हो जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। और इसका अगर आपसे पूछ ले, अभी वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है वो 9वें नंबर के हैं और उनका नाम है थॉमस बाक। थॉमस बाक जो है वो अभी इसके क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे 9वें नंबर के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। ठीक है, तो बस यहाँ पर अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो जीके के पूछे गए, साइंस के हो गए, करंट अफेयर हो गए, और हाँ टोटल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी के पोर्शन आप खुद ही सोल्व कर लेना, वरना बाद में हम कर लेंगे। PDF टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। और ये पहली शिफ्ट का पेपर था, सेकंड शिफ्ट का पेपर कल सुबह सुबह आपको मिल जाएगा, तब आप उसको भी देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।